नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हेकड़ी ढीली पड़ी तो पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत को कहा दोस्त, कहा कश्मीर पर दुनिया को मनाना मुश्किल। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि चीन में लॉकडाउन की तैयारी, कोविड के बाद अब इस बीमारी से मचा हाहाकार। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि डूब रहा है भारत का एक और पड़ोसी देश, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे खराब हुए इसके भी हालात। चौथी खबर में जिक्र होगा कि भारत में घुसपैठ करने वाले 4 बांग्लादेशियों को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार, बरामद हुए अवैध कागजात। और पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि भारत की राह पर चले पाकिस्तान, नहीं तो हमेशा मांगनी पड़ेगी भीख, विशेषज्ञों ने दी पाकिस्तान को चेतावनी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर पर दुनिया को मनाना मुश्किल, हेकड़ी ढीली पड़ी तो पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत को कहा दोस्त। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर पर एक बड़ा सच कबूल लिया है। बिलावल ने यह बात कबूल ली है कि उनका देश कश्मीर मसले को यूएन में एक मुख्य मुद्दा बनाने और इस पर संगठन का ध्यान आकर्षित करने में नाकाम रहा है। बिलावल ने यह भी मान लिया है कि जहां उनके देश की सारी कोशिशें फेल हो गई हैं, तो कश्मीर पर भारत के सभी कूटनीतिक प्रयास यूएन में सफल हो रहे हैं। बिलावल ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात स्वीकार की और बिलावल ने अपने बयान में भारत को पहली बार दोस्त करार दिया। बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपको ये जानने की जरूरत है कि हमें कश्मीर मसले पर यूएन के एजेंडे के तौर पर आगे बढ़ाने में और इस पर संगठन का ध्यान आकर्षित करने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और इसके बाद बिलावल ने थोड़ा लड़खड़ाते हुए भारत का जिक्र किया और उसे दोस्त कहकर संबोधित किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन में लॉकडाउन की तैयारी, कोविड के बाद अब इस बीमारी से मचा हाहाकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चीन एक बार फिर कुछ शहरों में लॉकडाउन लगाने की तैयारी में है। चीन में कोविड-19 के मामलों में तो कमी आ रही है, लेकिन फ्लू के केस तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी वजह से चीनी अधिकारी कुछ शहरों में लॉकडाउन लगाना चाहते हैं। इस फैसले के बाद लोगों में गुस्सा भी देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि ऐसा करने से कोविड के वक्त के जैसे हालात हो जाएंगे। चीनी शहर शियान में लॉकडाउन को लेकर इमरजेंसी रिस्पांस प्लान जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि शहर में संक्रमित क्षेत्रों को बंद किया जा सकता है। ट्रैफिक को कम करने को लेकर भी आदेश जारी किया जाएगा और साथ ही उत्पादन और व्यावसायिक गतिविधियों को निलंबित कर सकते हैं। शॉपिंग मॉल, थिएटर, पुस्तकालय, पर्यटक स्थल और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थान भी बंद रहेंगे। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान के अनुसार सभी स्तरों पर स्कूलों और नर्सरी को बंद कर दिया जाएगा। शियान की जनसंख्या लगभग 13 मिलियन है। ये शहर एक फेमस पर्यटन स्थल भी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डूब रहा है भारत का एक और पड़ोसी देश, श्रीलंका और पाकिस्तान जितने खराब हो गए हैं इसके भी हालात। जी हां दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों के ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे हैं। पहले श्रीलंका दिवालिया हुआ, फिर 2023 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के किसी भी दिन ढह जाने के संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। वहीं अब भारत का पूर्व पड़ोसी बांग्लादेश पर भी संकट के बादल गहराते दिख रहे हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने बांग्लादेश के बैंकों की रेटिंग घटा दी है, जिसके चलते वहां के बैंकिंग सेक्टर में भूचाल आ गया है। मूडीज ने बांग्लादेश के बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग स्थिर से घटाकर नकारात्मक कर दी है और इससे अब वहां के बैंकों को निवेश पाने में मुश्किल पेश आएगी। दोस्तों, अर्थशास्त्रियों के अनुसार मूडीज का ये फैसला वहां के बैंकिंग सेक्टर के लिए जितनी बुरी खबर है, उतनी बुरी खबर वहां की अर्थव्यवस्था को लेकर के भी है। बांग्लादेश मुद्रा की कीमत लगातार घट रही है, वहीं महंगाई चरम पर है। इसके अलावा देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घट रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत में घुसपैठ करने वाले 4 बांग्लादेशियों को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार, बरामद हुए अवैध कागजात। जी हां दोस्तों, फर्जी कागजों के जरिए भारत में प्रवेश करने वाले 4 बांग्लादेशी लोगों को पश्चिम बंगाल स्पेशल टास्क फोर्स ने पकड़ा है। पुलिस को यह भी पता चला है कि ये अन्य बांग्लादेशियों को भारत में अवैध तरीके से प्रवेश दिलाने का काम करते हैं। चारों की गिरफ्तारी सॉल्ट लेक इलाके के सेक्टर 5 से की गई है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल स्पेशल टास्क फोर्स ने शनिवार सुबह पीएस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स के पास उत्तर 24 पीजी में गोदरेज वाटर फ्रंट के सेक्टर 5 सॉल्ट लेक इलाके में बांग्लादेश से आए 4 अवैध प्रवासियों को पकड़ा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत की राह पर चले पाकिस्तान, नहीं तो हमेशा मांगनी पड़ेगी भीख, पाकिस्तानी विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान दिवालिया होने से बस एक कदम दूर है और उसे लोन के लिए सऊदी अरब, चीन, आईएमएफ और अमेरिका से गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। चीन जहां बहुत ऊंचे ब्याज दर पर लोन दे रहा है, वहीं आईएमएफ पाकिस्तान की बार बार भीख मांगने की आदत
को देखते हुए कर्ज देने से पहले कड़ी शर्तें लाद रहा है। पाकिस्तान के बड़बोले वित्त मंत्री इशाक डार ने IMF से लोन नहीं मिलने के पीछे इमरान सरकार पर ठीकरा फोड़ दिया है और वहीं विशेषज्ञ पाकिस्तान को भविष्य में इस तरह के संकट से बचने के लिए अब अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक उसी तरह से रीस्ट्रक्चर करने की सलाह दे रहे हैं जैसे भारत ने 1990 के दशक में किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, आपके राज्य में ऐसा रहेगा मौसम का हाल। जी हाँ दोस्तों, देश भर के कई राज्यों में इन दिनों मौसम बदलाव के दौर से गुजर रहा है। जहां कभी काफ़ी गर्मी होती है तो कई बार बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। विभिन्न राज्यों के लिए मौसम विभाग ने बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी भारत में अगले 2 दिनों तक बारिश और आंधी तूफान आ सकता है और इसके अलावा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में भी 12 मार्च की रात से 14 मार्च तक बारिश व आंधी तूफान की दस्तक हो सकती है। दक्षिण मध्य और पूर्वी भारत में 15 से 17 मार्च के दौरान बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो सौराष्ट्र, कच्छ, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत पाकिस्तान राष्ट्रीय सीमा पर BSF ने पकड़ा ड्रोन, फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, भारत पाकिस्तान राष्ट्रीय सीमा डेरा बाबा नानक के साथ लगती BSF की 89 बटालियन की BOP मेखला से पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया गया है। वहीं दोस्तों, भारतीय क्षेत्र में प्रवेश होने के बाद BSF द्वारा बरामद किए गए पाकिस्तानी ड्रोन को BSF के अधिकारियों द्वारा फॉरेंसिक जांच के लिए दिल्ली भेज दिया गया है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक गत शुक्रवार को सीमा से करीब 7.5 किलोमीटर की दूरी पर गिरे न्यू ब्रांड पाकिस्तानी ड्रोन का भार 30 किलोग्राम, लंबाई 7 फीट, 4 बैटरियां 22,000 mAh समर्थ वाली बनी हुई हैं। वहीं दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव आयोग ने 80 साल से अधिक उम्र के वोटर्स के लिए घर से मतदान का दे दिया ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उसने कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव में 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और दिव्यांगों के लिए घर से मतदान की सुविधा शुरू की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने यहाँ संवाददाताओं से कहा कि पहली बार निर्वाचन आयोग 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को सुविधा देने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम फॉर्म 12D के साथ ऐसे मतदाताओं के पास जाएंगी और उन्होंने कहा कि हालांकि हम 80 साल से अधिक उम्र के लोगों और इस सुविधा का लाभ नहीं लेने वाले लोगों को मतदान केंद्र पर आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। राजीव कुमार ने कहा कि इस संबंध में गोपनीयता बरती जाएगी और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन सक्षम शुरू किया गया है जिसमें वो लॉग इन कर सकते हैं और मतदान करने की सुविधा का चयन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक अन्य मोबाइल एप्लीकेशन सुविधा विकसित की गई है जो उम्मीदवारों के लिए नामांकन और शपथ पत्र दाखिल करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल होगा। और कुमार ने कहा कि उम्मीदवार बैठकों और रैलियों की अनुमति लेने के लिए सुविधा पोर्टल का भी उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लाभ के लिए अपने उम्मीदवारों को जाने यानी कि KYC नामक एक अभियान भी शुरू किया है। दोस्तों करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। PM मोदी कर्नाटक में 16,000 करोड़ की परियोजना की देंगे स्वागत, सबसे खास हाईवे का भी होगा उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कर्नाटक में 10 लेन के बेंगलुरु मैसूरू राजमार्ग का उद्घाटन करेंगे और राज्य में 2 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस साल राज्य की उनकी 6ठी यात्रा है। प्रधानमंत्री मांड्या और हुबली धारवाड़ में 16,000 करोड़ रुपए की लागत वाली प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार मोदी दोपहर में मांड्या में प्रमुख सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बयान के मुताबिक इसके बाद दोपहर करीब 3:15 बजे वो हुबली धारवाड़ में विभिन्न विकास पहलों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बयान में कहा गया है कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास की तीव्र गति देश भर में विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का प्रमाण है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीनी दूतावास के सामने गरज पड़ा अमेरिकी सांसद, ड्रैगन को बता डाला खून का प्यासा, जासूसी गुब्बारे की चर्चा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच का तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को वॉशिंगटन में चीनी दूतावास के सामने एक रैली के दौरान अमेरिकी सांसद माइक गैलघर जमकर बरसे और उन्होंने चीनी सरकार को खून का प्यासा और ताकत के लिए भूखा बताया।
माइक गैलघर स्पेशल हाउस कमेटी के रिपब्लिक चेयरमैन हैं और ये रैली तिब्बती नेशनल अपराइजिंग डे के मौके पर आयोजित हुई थी। और इस दौरान तिब्बती समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए गैलघर ने कहा कि आज़ादी और संस्कृति के लिए लड़ाई में आप लोगों ने जो साहस दिखाया है उसकी पहचान होनी चाहिए। गैलघर ने ये भी कहा है कि कोई भी ताइवान या किसी अन्य मुद्दे पर चीन के साथ युद्ध नहीं चाहता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तो चीन पाकिस्तान को करारा जवाब देगा भारत, दुनिया भी मान रही है मोदी है तो मुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जब भी भाजपा चुनाव जीतती या किसी संकट से देश उभरता तो भाजपा समर्थक और नेता कहते कि मोदी है तो मुमकिन है। आगे चलकर यह नारा काफ़ी पॉपुलर हो गया और उरी और पुलवामा के बाद जब भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसे सबक सिखाया तो देश में यही नारा गूंजा। अब दुनिया भी इस बात को स्वीकार कर रही है। अमेरिकी खुफिया तंत्र ने अपने सांसदों को रिपोर्ट दी है कि अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह से भारत को उकसाने वाली हरकत की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत उसे छोड़ेगा नहीं। पहले से कहीं ज़्यादा सैन्य बल के साथ पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की जा सकती है और ये रिपोर्ट सालाना खतरे के आकलन का हिस्सा है। अमेरिकी संसद में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता जताई गई है और साथ ही अमेरिकी सांसदों से कहा गया है कि भारत पाकिस्तान और भारत चीन के बीच संघर्ष हो सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन की विस्तारवादी सोच को लगा झटका, INS विक्रांत से PM मोदी ने दिया बड़ा संदेश। जी हाँ दोस्तों, समुद्र में भारत की ताकत बढ़ती जा रही है। भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की क्षमता है जो केवल चुनिंदा देशों के पास है। अभी तक अमेरिका, फ्रांस, UK, रूस और चीन के पास ये तकनीक थी। INS विक्रांत के आने से समुद्री ताकत में भारत की तूती बोलने लगी है और इस समय ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज देश के दौरे पर हैं और उन्हें INS विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इसने चीन की बेचैनी बढ़ा दी है। ये पहली बार है जब किसी दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को INS विक्रांत पर सम्मान दिया गया है। ये मौका बेहद खास था और ये चीन के लिए एक संदेश है कि भारत की सामरिक ताकत में इजाफा हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई PM भारत की नौसेना ताकत को नज़दीक से देखा और ये चीन को संदेश है कि क्वाड देशों में रिश्ते सामरिक तौर पर कितने मजबूत हैं। और इस समय ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, वो UK की मदद से हेलीकॉप्टर कैरियर का उपयोग कर रहा है। अगर भविष्य में ऑस्ट्रेलिया किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को अपनी नौसेना में शामिल करने की योजना बनाता है तो स्वदेशी INS विक्रांत का नाम सबसे आगे होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। डोडा में सेना ने 100 फुट ऊंचा तिरंगा फहराया, चिनाब घाटी में दूसरा सबसे बड़ा ध्वज किया स्थापित। जी हाँ दोस्तों, सेना ने वीरवार को डोडा जिले में 100 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को स्थापित किया। सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने यह प्रयास को देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले जवानों को उचित श्रद्धांजलि बताया। चिनाब घाटी क्षेत्र में सेना द्वारा फहराया गया ये दूसरा ऐसा हाई मास्ट ध्वज था। ये इलाका एक दशक पहले आतंकवाद का गढ़ था और पिछले साल जुलाई को किश्तवाड़ शहर में इतना ही ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। सेना के डेल्टा फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अजय कुमार, राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडर ब्रिगेडियर समीर के पलांडे, डोडा के उपायुक्त समेत कई पदाधिकारियों की उपस्थिति में ऊंचे झंडे को फहराया गया। मेजर जनरल कुमार ने शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तिब्बती राष्ट्रीय विद्रोह दिवस पर चीन के खिलाफ निकली रैली, संगठन ने स्वतंत्रता की उठाई मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि तिब्बत के 64वें राष्ट्रीय विद्रोह दिवस पर चीन के खिलाफ रैली निकाली गई और मैक्लोडगंज से शुरू हुई रैली ने हजारों की संख्या में लोगों को अपनी तरफ खींचा और तिब्बती समुदाय के लोग ने भाग लेकर तिब्बत की आज़ादी की मांग को मुखर किया। वहीं दोस्तों, निर्वासित तिब्बत संसद ने इस अवसर पर जारी वक्तव्य में कहा कि तिब्बत में रह रहे तिब्बतियों की चीन की दमनकारी नीतियों सहित कई तरह की यातनाओं को सहना पड़ रहा है। ऐसे में अपने देश की आज़ादी की जंग में विद्रोह करते हुए कई तिब्बती चीनी सेना ने मार दिए हैं और आज उन बलिदानियों को भी तिब्बती समुदाय याद कर रहा है और तिब्बत में चीन की दमनकारी नीतियों का विरोध कर रहा है। वहीं दलाई लामा की लंबी उम्र की कामना भी की गई और निर्वासित तिब्बत सांसद ने कहा कि तिब्बत में चीन वहां की कला, संस्कृति व ऐतिहासिक धरोहरों के साथ छेड़छाड़ करके उसे समाप्त कर देना चाहता है। तिब्बत में वहां के लोग नरक जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तिब्बतियों की आज़ादी के लिए वीर तिब्बती महिला पुरुष बलिदान दे रहे हैं और उन सभी को तिब्बती राष्ट्रीय विद्रोह के दिन याद किया जाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश के हर क्षेत्र में
महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, आधी आबादी के सशक्तिकरण पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर महिला और बाल विकास मंत्रालय के वेबिनार को संबोधित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और कई क्षेत्र महिलाओं की शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। नारी शक्ति भारत की प्रगति की गति और पैमाने को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में भारत महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है और इसे वैश्विक मंच पर ले जा रहा है। महिला सशक्तिकरण पर बजट के बाद वेबिनार में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन में महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पहाड़ों पर लौटेगी बारिश और बर्फबारी का दौर, इस राज्य में बदलेगा मौसम, IMD ने दी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, देश के अधिकतर हिस्सों में गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। वहीं इस बीच मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की बात कही है। मौसम विभाग की माने तो एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के कारण बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में इस पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 13 और 12 मार्च को हिमाचल प्रदेश के सुदूर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होगी। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। झंडुता में सबसे अधिक 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह ही नहीं, इन 3 नेताओं को बीजेपी ने दिया 2024 में 400 से ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट। जी हाँ दोस्तों, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए महज 1 साल का समय ही बचा है। भाजपा, कांग्रेस समेत सभी दलों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन तमाम सर्वे और चुनावी विश्लेषकों के अनुसार भाजपा को अभी बढ़त हासिल है। विपक्ष भी अब तक एकजुट नहीं हो सका, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा ने 2024 आम चुनाव के लिए नया टारगेट सेट कर दिया है। ये टारगेट 400 से अधिक सीटें जीतने का है, जो कि 2019 में बीजेपी को मिली 303 सीटों की तुलना में कहीं अधिक है। उल्लेखनीय है कि लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या 545 है। वहीं दोस्तों, आम चुनाव में जीत दर्ज करने के उद्देश्य से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले दिनों अहम फैसला लिया और इसके तहत उन्होंने 3 सदस्यीय टीम की नियुक्ति की है और इन 3 नेताओं में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही नहीं बल्कि अन्य नेता शामिल हैं। इस बैकरूम टीम में सुनील बंसल, विनोद तावड़े और तरुण चुग शामिल हैं और ये तीनों नेता पार्टी के महासचिव हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर रोक, लाइव टेलीकास्ट पर भी पाबंदी, रमजान पर सऊदी का फरमान। जी हाँ दोस्तों, मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र महीने रमजान की शुरुआत होने वाली है और इस बार सऊदी अरब ने रमजान को लेकर मक्का और मदीना में नियमों का ऐलान किया है और नए नियमों के मुताबिक कोई लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा, बिना आईडी के कोई इतिकाफ नहीं होगा और अजान का कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा और मस्जिदों के अंदर कोई इफ्तार भी नहीं होगी। इस्लामिक मामलों के मंत्री दावा और मार्गदर्शन शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन अब्दुल अजीज अल शेख ने 10 सूत्रीय दिशा निर्देश दिए हैं और सरकार ने नमाजियों को ये भी अनुरोध किया है कि वो बच्चों को मस्जिदों में ना लाएं, क्योंकि इससे नमाजियों को परेशानी होगी और उनकी इज्जत खत्म हो जाएगी। वहीं दोस्तों आपको बता दें, इतिकाफ इस्लाम में एक प्रथा है जहां लोग रमजान के अंतिम 10 दिनों के दौरान एक मस्जिद में अल्लाह की इबादत के लिए अपना समय समर्पित करने के इरादे से खुद को अलग कर लेते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने उठाया ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमला वाला मुद्दा। पीएम अल्बनीज बोले, ऐसे हमले हमें भी व्यथित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज इस समय भारत के दौरे पर हैं और उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने अल्बनीज के सामने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले का मुद्दा उठाया और ये मामला उनकी उस व्यापक वार्ता के दौरान चर्चा के लिए आया जिसका उद्देश्य समग्र संबंधों का विस्तार करना था। वार्ता के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले की खबरें नियमित रूप से आ रही हैं। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक है, ऐसे समाचार भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं और हमारे मन को व्यथित करते हैं। मोदी ने कहा कि उन्होंने इन भावनाओं और चिंताओं से प्रधानमंत्री अल्बनीज को अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि भारतीय समुदाय की सुरक्षा उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विषय पर दोनों देशों के दल नियमित रूप से संपर्क में रहेंगे और यथासंभव सहयोग करेंगे।
दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान ने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं पीएम मोदी, भारत कर सकता है बड़ा हमला, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट की बड़ी बातें। जी हां दोस्तों, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में भारत पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों देशों में आने वाले समय में संबंध बिगड़ सकते हैं। वहीं चीन के साथ भी तनाव बढ़ने की बात कही गई है। यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान के साथ आने वाले समय में भारत कोई बड़ा संघर्ष भी देख सकता है। अमेरिकी रिपोर्ट के बाद एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक का बातें कही जाने लगी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के अनुसार भारत और पाकिस्तान में बड़े संघर्ष की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान ने इस बार उकसाया तो पीएम मोदी अब तक के सबसे बड़े हमले का आदेश दे सकते हैं। भारत इस बार सर्जिकल स्ट्राइक से भी घातक जवाब दे सकता है और बड़े सैन्य बल के साथ उतर सकता है। अमेरिकी दावे के अनुसार पाकिस्तान को इस बार खासकर बचकर रहना होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान का लंबा इतिहास है कि वो आतंकी समूहों का समर्थन करता रहा है, लेकिन अब भारत को छेड़ा गया तो इस बार पीएम मोदी अपनी सेना के साथ माकूल जवाब देने के मूड में है। अमेरिका द्वारा हर साल जारी होने वाली इस रिपोर्ट में भारत और अमेरिकी लोगों के हितों को होने वाले खतरे पर भी चेताया गया है। रिपोर्ट को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के कार्यालय द्वारा अमेरिकी कांग्रेस को प्रस्तुत किया गया और कहा गया कि भारत और चीन के संबंध भी तनावपूर्ण रहने वाले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और चीन द्विपक्षीय सीमा वार्ता में लगे हुए हैं और सीमा समस्या को सुलझा रहे हैं, लेकिन 2020 में दोनों देशों के बीच घातक संघर्ष के मद्देनजर संबंध तनावपूर्ण ही रहेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत रूस की दोस्ती के आगे ढेर हुआ डॉलर, खतरे में अमेरिकी बादशाहत, अस्त होगा सुपर पावर का सूरज। दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध के बीच भारत पर लगातार अमेरिका का दबाव पड़ रहा है कि वो रूस का साथ छोड़ दे। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। अमेरिकी दबाव के बाद भी भारत ने अभी तक रूसी हमले की निंदा नहीं की है और यही नहीं, भारत लगातार रूस से बड़े पैमाने पर व्यापार कर रहा है और इसी व्यापार में तेल भी शामिल है जो रूस कम दाम में भारत को मुहैया करा रहा है।